सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हुआ आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम? आई होप अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आया था। हाँ, पर पेपर लेंदी था, लेंदी हमेशा होता है। आई होप आप लोग सबने अच्छा किया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो ट्राई करो बीएसटी, आप उससे भी अच्छा कर कर आओ। तो बीएसटी बिजनेस स्टडीज में क्या है, 12 चैप्टर्स है और बिजनेस स्टडीज का पेपर भी इजी आता है। पर बस ये भी है कि इसका भी पेपर थोड़ा सा लंबा आता है। तो मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी बीएसटी के चैप्टर्स में। हम पार्ट 1, 2, 3, 4, मैं जहां तक वो 4 वीडियोस में सारा बीएसटी को रिवाइज करके कंप्लीट करवाना चाहूंगी। आज 18 है, आपका एग्जाम है 21 को। आपको जो भी डाउट्स होगा वो भी हम कवर करेंगे इन लाइव सेशन। हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी और रिवाइज करना हो, वो हम अपने लाइव सेशन में करेंगे ऑन 20th ऑफ फेब। हम 20th ऑफ फेब रात को हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम वो कवर कर लेंगे। अ, अब हमको हमें करना क्या है, देखो आपको बीएसटी में प्रॉब्लम क्या आती है। ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें लिखने में प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, पर हमें पॉइंट्स याद नहीं रहता या फिर हम लिख नहीं पाते। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है। अब देखो, अब तो आपका पूरा साल चला गया, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए इसके लिए। पर अभी तो आपका पूरा साल चला गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपका तो एग्जाम 2-3 दिन बाद ही है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट्स तो याद रख सकते हो, जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग इसमें कवर करेंगे वीडियो में। आप इसको रिवाइज कर करके भी सुन सकते हो। और आप वो पॉइंट्स तो याद रख सकते हो, जितना हो सके हम लोग ट्रिक से पॉइंट भी याद रखने की कोशिश करेंगे। और लिखे कैसे, देखो आप समझ जाओ, जितना आप समझ के आते हो उतना लिखने का उसको ट्राई करो। आप 1-2 लाइन कुछ पढ़ो, उसको याद करने की कोशिश करो। देखो, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आप 1-2 लाइन पढ़ो, आप वो लाइन्स तो समझ जाते हो ना, उस लाइन को घुरा कर आपको लिखना है। जैसे आपको पूछा जाए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर में जैसे आप पहला नेचर लिखोगे मैनेजमेंट इज आर्ट, तो आपको डायरेक्टली ऐसे शुरू नहीं करना है, यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। इसमें तो आपने डायरेक्टली खत्म कर दिया लाइन को, अब आपके पास कुछ लिखने के लिए ही नहीं रहेगा। आप लिखना, मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी, increasing skills, that is why management is called an art। तो 2 लाइन हो गया। तो आपको मैक्सिमम कितना लाइन लिखना है, 2 से 3 लाइन। मतलब तीसरा लाइन भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इतना आप लाइन हर एक पॉइंट में लिखोगे तो दैट इज मोर देन एनफ। पर आपको हर आंसर अटेम्प्ट करके आना है, हर कुछ लिख के आना है। मैं और वीडियो अपलोड करूंगी कि आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, कितने मार्क्स में कितना आंसर लिखना चाहिए। बहुत, क्योंकि बच्चों को डाउट्स आता है कितने मार्क्स में कितना आंसर लिखे, कितने पॉइंट्स लिखे आंसर के, कितना एक पॉइंट को कितना एक्सप्लेन करें, कितना ज्यादा हमें याद नहीं रहता, क्या करें। उसके लिए भी आई मेक अ सेपरेट वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मैनेजमेंट। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो या कुछ भी। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट सब सारे बच्चों को कि आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है, या आप देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। या कमेंट मिलने से मुझे पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या आप में से किसी को भी वो हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट कर कर जरूर जाइएगा। और प्लीज बोलिएगा कि हम रेडी है पढ़ने के लिए। हम लोग ट्राई करेंगे 4 वीडियोस में हम सारा कवर कर ले। हम लोग डिटेल में थोड़ा अच्छे से ही कवर करके जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट करना है, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है। इस 3 दिन में हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। लास्ट में हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम डिस्कस भी करेंगे। तो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को, जितना हो सके आप ये वीडियो शेयर करेगा, जिसको भी जिसको भी ये वीडियो हेल्प कर पाए, जितना हो सके आप उसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो हम शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट हमें, और हम पीवाईक्यू के भी अलग से, या तो हम पीवाईक्यू साथ साथ में चैप्टर वाइज करते हम पीवाईक्यू क्या करेंगे, चैप्टर वाइज साथ साथ में कर कर जाएंगे। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके जितने भी पीवाईक्यू है उसको देख सकते हो, उसमें अपलोडेड है सारे पीवाईक्यूज। तो अब हमें स्टार्ट करना है, व्हाट इज मैनेजमेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मैनेजमेंट या फिर डिफाइन मैनेजमेंट। अगर आपको व्हाट इज मैनेजमेंट पूछा गया ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख दीजिएगा। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ
डूइंग थिंग्स ऑफ मेकिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। तो मैनेजमेंट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? दूसरों से काम करवाने को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। जैसे मम्मी पापा आपसे काम करवाते हैं तो मम्मी पापा को मैनेज करना आता है। तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। पर अगर आपको दे दे कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ऑथर का डेफिनेशन कोट करना पड़ेगा। अब कैसे ऑथर का डेफिनेशन कोट करें? जैसे मुझे सबसे छोटा और ये यही यही वाला लग रहा है, तो ये वाला हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें जितने इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल मतलब हर एक लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। जो भी उनका एम्स है उसे क्या करते हैं? एफिशिएंटली अकम्प्लिश मतलब फुलफिल करते हैं। अब हमें तो एग्जैक्टली ये डेफिनेशन याद नहीं रहेगा, पर कुछ तो याद रहेगा ना। एरल हाइंस वेरिएंट। अब कोई बात नहीं, कुंज मैनेजमेंट एज अ डिजाइनिंग मेंटेनिंग वर्किंग एफिशिएंटली इलेक्टेड। तो ये है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक ही आता है, क्या आता है? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में क्या है? अब ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इफेक्टिवनेस में क्या आता है? टी आता है, एंड टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टाइम। और एफिशिएंसी में क्या आता है? सी आता है, और सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस में क्या होता है? आपको डिफरेंस में आपको सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है। चलिए हम बॉक्स के थ्रू ये पढ़ते हैं। तो इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। सब कुछ राइट, डूइंग थिंग्स राइट, सारा काम। एफिशिएंसी है ना पहले। एफिशिएंसी मतलब होता है सारे काम को सही से करना, और डूइंग द राइट थिंग। और इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? सही काम को करना। एफिशिएंसी मतलब सारे काम को क्या करना? सही से करना। और इस इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? सही चीज करना। इट इज एफिशिएंसी किस में फोकस्ड है? प्रोसेस। एफिशिएंसी किसके ऊपर फोकस करता है? प्रोसेस के ऊपर। और इफेक्टिवनेस किसके ऊपर फोकस करता है? एंड रिजल्ट के ऊपर। किसके ऊपर? एंड रिजल्ट के ऊपर। ठीक है। और एफिशिएंसी लास्ट वाला देखिए, एफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू डू समथिंग विदाउट वेस्टिंग मटेरियल। मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? मानो आप पढ़ रहे हो, आपका आप पढ़ के टाइम पे अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस को टाइम पे कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इफेक्टिव हो। पर टाइम पे कवर किया, पर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही ऊपरा ऊपरी आप पढ़कर चले गए, तो आप इफेक्टिव तो हो पर आप एफिशिएंट नहीं हो। और एफिशिएंट मतलब क्या होता है? आपने बिना कुछ वेस्ट किए, बिना रिसोर्सेस के बहुत क्या हुआ? एफिशिएंट हो और गोल अचीव करना। और एफिशिएंट मिनिमम कॉस्ट अचीव करना है। थिंग्स राइट और इफेक्ट। और एफिशिएंसी किस में फोकस? एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस मतलब ऑन टाइम। एफिशिएंसी एबिलिटी टू प्रोड्यूस थिंग विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे एट द राइट टाइम। ये 3-4 आपको देखने से हो जाएगा। ये 3 और 4 नंबर नहीं भी देखने से चलेगा। ओके, तो इसमें आपका 4 डिफरेंसेस आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो, फीचर्स पूछो, सेम ही आंसर होगा। ओके, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर सेम आंसर होता है। पर इसमें क्या आपको नेचर टॉपिक अलग दिया गया और कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक अलग दिया गया, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो या फीचर्स पूछो सेम आंसर है, पर नेचर पूछने से आंसर अलग होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब कैसे लिखेंगे हम? हमको याद ही तो नहीं होता। एकदम इजी है। आपको क्या लिखना है? गोल शुड बी the goals of management should be simple and clearly stated। कैसा होना चाहिए? एकदम सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। हर एक बच्चे का अलग अलग गोल होता है, डिफरेंट ऑर्गन, वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, गोल होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट गोल्स होता है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है, फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। रिटेल स्टोर का गोल क्या होगा? सेल्स बढ़ाओ।
ठीक है? तो बस इतना लिखने से हो जाएगा। गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। गोल्स कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए एंड क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सेट गोल्स दैट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, different organizations have different goals. Okay, goal should be simple and clearly stated. For example, goal of a retail store is to increase its sales. तो सिंपल है एकदम, और हो भी गया। तो नंबर वन क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्या? इट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव ये आपको बहुत सारे फीचर्स में मिल जाएगा। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये हर एक जगह अप्लाई होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैनेजमेंट बस घर में ही अप्लाई होगा, मैनेजमेंट बस स्कूल में ही अप्लाई होगा, मैनेजमेंट बस बिजनेस में ही अप्लाई होगा। मैनेजमेंट हर एक जगह अप्लाई होता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? परवेसिव बोला जाता है। तो आप कैसे लिखोगे? मैनेजमेंट इज अप्लाइड टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज इकोनॉमिक, इट इज सोशल, इट इज पॉलिटिकल। ए पेट्रोल पंप में भी मैनेजमेंट चाहिए, हॉस्पिटल में भी वी नीड मैनेजमेंट, इन स्कूल ऑल्सो वी नीड मैनेजमेंट। whatever managers do in India, in US, in Germany or in Japan, everywhere management is same. ठीक है? बस जो भी डिफरेंस आता है कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री की वजह से आता है। वो कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, यूएस का कल्चर अलग है, वो अलग है। बाकी मैनेजमेंट इज परवेसिव में आप क्या लिखोगे? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, whether it is in a hospital, in a school, wherever it is all pervasive. एकदम इजी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स आता है। ये आपको 5 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछा गया है एग्जाम में। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इज 3 मेन डायमेंशन, जिसके 3 मेन डायमेंशन है। 3 मेन डायमेंशन के मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो अब वर्क मतलब क्या होगा? वर्क मतलब होता है हर एक, इसमें हम क्या लिखेंगे? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन वर्क टू डू। फॉर एग्जांपल, ए स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, ए हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट। तो इन एवरीवेयर मैनेजमेंट इज नीडेड। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब इजी था। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करने के लिए ही एग्जिस्ट करता है। जैसे स्कूल क्या देता है? एजुकेशन देता है। वैसे ही हर एक जगह में हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। वाओ, इतना इजी। यस। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब क्या होता है? लोगों का मैनेजमेंट। टेंशन हो रही है ना? टेंशन तो होगा ही ब्रो आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम तो 21st को ही है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हमें अच्छा से पढ़कर जाना है। ये रिवीजन आप सुन लो, आप फिर खुद से भी रिवाइज कर लो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, फिर हम एक लाइव क्लास लेंगे। तो कोई घबराने की आपको बात नहीं है, आराम से करते जाओ, कुछ टेंशन नहीं लेने। जितना समझ में आता है उधर लिख कर आओ, बस यही है। और जितना हो सके शेयर करो कि सबको हेल्प हो ये वीडियो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल में क्या है? हमें बस मैनेज काम को नहीं करना पड़ता, पीपल को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट एसेट है। बिना इंसान के एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मशीन है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? पीपल नहीं है। ठीक है? तो पीपल से काम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। पीपल से काम करवाना हमेशा दो चीज ध्यान, इंडिविजुअल। हाँ, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन करूंगी, ये कहूंगी मुझे जापान जा सकता है। ठीक है? तो आपका कुछ, अब आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मुझे इस काम करवाना है, ये काम करवाना है, तो ऑर्गेनाइज का भी कुछ सुनना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है? दोनों का मिक्स। आप लोगों को भी जैसे कि एक टाइम में क्या लगाओगे, लेके रहोगे मशीन से, उसको भी मैनेज करना है, प्लस लेबर को भी मैनेज करना है, प्लस सामान। तो मैनेजमेंट इज मल्टी, management is very complex because it consists of three main things. What are those things? Work, people and operation. वर्क में क्या आएगा कि काम करना होता है। पीपल में क्या आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। और ऑपरेशंस में क्या आएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है कि नहीं है? बताओ।
अच्छा, 4 नंबर में है कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस मतलब आपने आज तो मैनेज कर दिया, आपने आज बहुत अच्छे से क्या किया, घर को पूरा मैनेज किया। पर अपने घर को मैनेज छोड़ो, अपने पढ़ाई को अपना बहुत अच्छे से आज मैनेज किया, पूरा दिन भर लगाकर मेहनत किया, हो जाएगा? कल नहीं पढ़ोगे, कल सो जाओगे, हो जाएगा? चल जाएगा? नहीं ना, आपको रोज पढ़ते रहना पड़ेगा। वैसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो व्हाट कंटीन्यूअस इन नेचर। तो इसमें क्या लिखोगे? Each function of management is to be performed continually. It cannot be stopped in between. बस हो गया, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप मतलब, क्योंकि मैनेजमेंट में कैसे किया जाता है, एक आप अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग होते हैं, इतने लोगों को साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है? एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। बहुत सारे इंडिविजुअल है जिसका सब आपका आप क्या होता है, अपना अपना नीड्स होता है। तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मेंबर का अपना अपना पर्पस होता है। पर इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर कॉमन गोल्स, दे वर्क फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसीलिए मैनेजमेंट को भी कैसे करना पड़ता है, उसे कॉमन टीम एक्टिविटी की तरह मैनेज करना पड़ता है। आपको इधर फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो मैनेजमेंट को कैसे काम करना पड़ता है? एक टीम की तरह। तो इट इज व्हाट अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स with different needs. Every member has different purpose, but organization has to manage everything as a team. तो वो आता है किसमें? ग्रुप एक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ये भी एक पॉइंटर वर्ड है। क्यों पॉइंटर है? क्योंकि मैनेजमेंट होता है डायनेमिक, टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। पहले क्या जमाना चलता था, पहले चूल को हम लोग, हेयर्स को हम लोग क्या करते थे पहले, अलग तरीका से पहले इतना मोटा बड़ा बड़ा पफ बनाया जाता था, अभी थोड़ी बनाया जाता है, अभी स्ट्रेट किया जाता है। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैसे मैनेजमेंट को भी टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम आ गया था, ऑनलाइन सिस्टम अब कंटिन्यू हो रहा है ना, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसके पहले ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना वो नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट डायनेमिक इन नेचर। और लास्ट में आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब हम मैनेजमेंट देख नहीं सकते। आप देख सकते हो क्या मैनेजमेंट कैसा हो रहा है? मैनेजमेंट में हम छू सकते हैं? नहीं, हम छू भी नहीं सकते, ना हम देख सकते, पर हम इसे फील कर सकते हैं। फील कैसे करोगे? ओ वैसा वाला फील नहीं, फील आप कैसे करोगे? जब आपके एम्प्लॉयज खुश है, सेटिस्फाइड है, हर एक काम में ऑर्डर है, हर एक काम टाइम पे हो रहा है, तो पता चलेगा हाँ मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये सब है फीचर्स। अब आपको आप ये सिंपल से ट्रिक से याद रख सकते हो। आपको इस चैनल में एक शॉर्ट में भी मिल जाएगा किस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है? गोलगप्पा, गोलगप्पा इतना मस्त था कि पूरे चट कर दिए। इससे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। गोलगप्पा का जी ग्रुप एक्टिविटी, गोलगप्पा का जी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इतना का आई इंटेंजिबल, मस्त का एम मल्टी डायमेंशनल, था कि इतने चट कि पूरे चट कर दिए। पी का पी आता है आपका परवेसिव, चट कर दिए का सी आपका स्टैंड करता है अ, पूरे सी आपका स्टैंड करता है कंटिन्यूअस, कर दिए। फिर चट कर दिया, ठीक है? और उसी में आता है उसके साथ पाव भी मतलब पीपल ऑपरेशंस एंड वर्क, जो मल्टी डायमेंशनल में पीपल ऑपरेशन एंड वर्क आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कितना है? 3 मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। कितना होता है? 3। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ओएसपी, ठीक है? ओएसपी ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जिसे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है? इसमें अगेन 3 आता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अगेन कितना ऑब्जेक्टिव्स आता है? 3। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या आता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ में क्या लिखोगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आप लिखोगे ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ओके, इट अंडर दिस इट हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। नंबर 1 सर्वाइवल। अगर एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन नया नया आ रहा था, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। उसको क्या करना है? सर्वाइव। इफ इट सर्वाइव्स देन इट विल बी एबल टू अर्न व्हाट? नेक्स्ट नंबर प्रॉफिट। Profit is the main lifeblood of business. Without profit, no organization can survive. So it is the reward for bearing all the risk. ठीक है? लिख सकोगे?
Next, growth up. The businesses earn profit. What does it want in next? It wants growth. And how growth will be measured? If अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच था, अभी 4 ब्रांचेस है, 10 एम्प्लॉयज है, 40 एम्प्लॉयज है, तो उससे क्या पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है? तो सर्वाइवल करना है, प्रॉफिट करना है और फिर ग्रोथ भी करना है. ओके. नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, उसके अंदर 3 हो गया एसपीजी. अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन को आजकल बस प्रॉफिट अर्न करने से नहीं होगा, सोसाइटी का भी देखना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी. इट टेक्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू गिव गुड बैक टू द सोसाइटी. अच्छा कुछ देना सोसाइटी को, वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनता है. तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? बहुत सारे चीज आते हैं. जैसे कि क्या क्या आता है इसमें, पार्ट करके नहीं दिया है. फॉर एग्जाम्पल इसका आपको लिखने भी दिया जाता है, इसमें पार्ट करके नहीं दिया गया पर इजी है. जैसे एंड यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. नंबर 1, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन. एम्प्लॉयमेंट देना टू द वीकर सेक्शन, लिख देना, अंडर प्रिविलेज नहीं याद होता तो. प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज, बेसिक थिंग्स देना, किस जैसे कि स्कूल्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा कम्युनिटी को. या फिर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना एट रीजनेबल प्राइसेस. ठीक है, ये सब सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं. एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, providing education to the weaker section, providing basic facilities to the weaker section, providing employment opportunities to the providing employment opportunities, और क्या, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. देखो, PERSONNEL है, ये NAL नहीं है. NNEL मतलब ह्यूमन. ये ह्यूमन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल. और हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन और इंडिविजुअल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत बन जाता है. तो अब ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन को कैसे मैनेज करेगा, किस तरीका से मैनेज करेगा, उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले उन लोग का बहुत सारा फाइनेंशियल नीड्स होता है. सैलरी सही मिला, उन लोग को पर्क्स मिलना. पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा. पर्क मतलब चॉकलेट एक पर्क है ना, वैसे उन्हें भी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स में मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ मिलना चाहिए. कॉम्पिटेटिव सैलरीज मिलना, पर्क्स मिलना. उन लोग का सोशल नीड सेटिस्फाई होना, जैसे कि पीयर रिकग्निशन, हायर लेवल. पीयर रिकग्निशन मतलब फ्रेंड का तो नीड होता है, आप स्कूल में अकेले नहीं जाते तो वहां आप कैसे जाओगे? हायर लेवल नीड्स आएगा, उनका पर्सनल ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगा. और उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन देना. ये सब क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर लेवल ग्रोथ, पीयर रिकग्निशन एक्सेट्रा. तो पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमको क्या करना है? मैच कर कर चलना है. तो ये हो गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल. उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर क्या क्या था? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. फिर सोशल के अंदर गुड क्वालिटी, ये सब. और फिर ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल के अंदर या फिर पर्सनल के अंदर, इसका 3 नाम है. अच्छा अच्छा खाना, अच्छा सैलरी देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, सब कुछ इसके अंदर आता है. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस आपने कवर कर ही लिया. कैसे कवर किया? क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, उसको ही कवर करके इंपॉर्टेंस आता है. इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. आपने पढ़ा था कि नहीं ऑब्जेक्टिव फीचर्स में? इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. बस इसमें इंपॉर्टेंस में आप हेल्प वर्ड यूज कर दीजिएगा. इंपॉर्टेंस पूछो, नेसेसिटी पूछो, एडवांटेज पूछो, सब में यही आंसर लिख कर आना. हेल्प्स इन अचीविंग व्हाट? ग्रुप गोल्स. फीचर में था ग्रुप गोल्स, तो बस हेल्प वर्ड यूज कर देना है. फिर नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी भी आप पढ़ के आए. मैनेजमेंट को एफिशिएंट होना पड़ता है. इट क्रिएट्स अ व्हाट? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, की चेंज होते रहना पड़ता है. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल अभी आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में. और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अभी आप सारे पढ़कर आ गए इंपॉर्टेंस में, तो इसमें कुछ है ही नहीं. तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ग्रुप गोल्स. फिर हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स इन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट. बस इतना सिंपल. नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. वाओ, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ, मैं उनका जब भी टेस्ट लेती हूँ, ये क्वेश्चन उन्हें पता ही है, मैं देती ही हूँ. तो क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट? क्योंकि मैंने कहा था इसमें नेचर अलग से टॉपिक कवर्ड है. उसमें क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ठीक है, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन चार्ट और मैनेजमेंट एज साइंस. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन. मैनेजमेंट के बोथ साइंस और बोथ आर्ट है.
तो इसे एक्सप्लेन करने दिया जाता है। तो हम देखते हैं, चलिए। अब उस आंसर को कैसे लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि यस मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, सबसे पहले मैं यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है? आपका आर्ट का डेफिनेशन लिखना होगा कि आर्ट मतलब होता है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। स्किलफुली और पर्सनली अपना नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। हो गया? जस्ट डेफिनेशन डेफिनेशन देना। डिफाइन मीनिंग, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। हो गया मीनिंग। फिर नंबर सेकंड में आप लिखना फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस साइंस, सॉरी, फीचर्स ऑफ व्हाट? आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है हमें? फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। तो आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट का फीचर क्या होगा? नंबर वन, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें बना के क्या लिखना है? आप डायरेक्टली लिख सकते हो, yes, art is full of knowledge, full of body of knowledge, and similarly management is also a body of knowledge, full of principles, full of rules, ठीक है? तो this principle फिर लास्ट में लिखना yes, this feature of art is 100% applicable towards management। आर्ट में भी फुल ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी फुल ऑफ नॉलेज। तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है या नहीं होता है? होता है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट इन्वॉल्व्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हाउ? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द नॉलेज इन रियल एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड। जैसे कि डांसर को एक सारा थ्योरी आता है पर उसे डांस करना नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है ना, तो जितना डांस करते रहेगा उतना अच्छा होगा। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, वैसे मैनेजमेंट भी इट इज फुल ऑफ नॉलेज बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? पर्सनल एप्लीकेशन। इसमें भी क्या आ जाता है? पर्सनल एप्लीकेशन आ जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या होगा कि बेसिक नॉलेज को एक्चुअली में अप्लाई करना। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होगा? बेसिक नॉलेज को एक्चुअली में अप्लाई करना। तो ये भी क्या होता है? 100% एप्लीकेबल है। आपको डिटेल में भी अगर इसका टॉपिक चाहिए तो ये सब का टॉपिक आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो। ठीक है? तो ये इसमें भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टू डांसर टू स्पीकर सब लोग डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है पर कौन किसे कैसा अप्लाई करता है वो डिपेंड करता है। वैसे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वापस से आर्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा डांस करोगे, जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे, उतना अच्छा आपका आर्ट होता जाएगा। वैसे मैनेजमेंट में भी क्या होता है? नॉलेज तो आ गया, पर्सनली अप्लाई करना भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया, पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होते जाएगा। तो ये भी 100% एप्लीकेबल है किसमें? मैनेजमेंट में। तो दिस इज ऑल्सो 100% एप्लीकेबल। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैनेजमेंट इज आर्ट, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट। फिर आता है साइंस। साइंस भी क्या? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ, जनरल लॉज। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट। उसमें भी सबसे पहला क्या है? सबसे पहला वाला तो कॉमन है। क्या है? नंबर वन, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली मैनेजमेंट इज ऑल्सो a systematic body of knowledge, so this principle is 100% applicable in management. Number two, principles based on experiment. Scientific principles are based on experiment. Experiments के ऊपर based है। जितना experiment किया जाता है हर एक चीज को, जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है। Similarly, but management is, yes, management is also based on experiments, but management deals with what? Human. मैनेजमेंट किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है? ह्यूमन के ऊपर। और ह्यूमन, हम ह्यूमन का नेचर, कल आपका मूड कुछ और था और आज आपका मूड कुछ और है, बट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज व्हाट? अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो पूरा फुल्ली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होने की वजह से भी उसका रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए दिस फीचर इज नॉट 100% एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, एप्लीकेबल यूनिवर्सली, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पूरा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन इज अनप्रेडिक्टेबल। तो यूनिवर्सली वैलिड भी नहीं है। तो बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स क्या बोल सकते हैं कि नॉट ऑल फीचर्स ऑफ science satisfies management, because of which management is not exact science। मैनेजमेंट को exact science नहीं बोलते, मैनेजमेंट को बोलते हैं soft science। क्या बोलते हैं मैनेजमेंट को? soft science, because it deals with human and the nature of human is unpredictable। बस आपको इतना ही लिखना है। दस लास्ट में आप एक्सप्लेन करिएगा, ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साइंस बिना भी नहीं हो सकता क्योंकि इट इज फुल ऑफ नॉलेज, और मैनेजमेंट भी फुल ऑफ नॉलेज, और आर्ट बिना भी नहीं हो सकता क्योंकि इट इन्वॉल्व पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस।
वैसे ही मैनेजमेंट में भी आर्ट बिना भी नहीं हो सकता। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट है। लास्ट में आपको ऐसे कंक्लूड करना होगा, तो ये वाला आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं है। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, एक्सप्लेन करो। या मैनेजमेंट कैसे एक प्रोफेशन के तरफ जा रहा है, या क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन सेटिस्फाई करता है। तो नंबर वन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी आप यही लिख दीजिएगा। इट इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉलेज। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन मतलब होता है ऑक्यूपेशन, जैसे कि एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक सीए, इन लोग क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब उसमें आपको कोई एग्जाम, सीए को एग्जाम देना होता है। अगर आपको 12 के बाद सीए करने होगे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन, वो एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप जा सकते हैं। वैसे प्रोफेशन में क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। पर मैनेजमेंट में ऐसा कोई एंट्री नहीं होता है। हालांकि आजकल बहुत सारा रूल चेंज हो गया है। क्या रूल्स चेंज हो गया है कि एमबीए करने के लिए मैनेजमेंट मतलब हो गया एमबीए करना। एमबीए करने के लिए आपको कैट मैट वगैरह देना पड़ता है, पर इतना पहले नहीं था। अभी फिर भी बहुत हो गया। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब हर एक का कुछ, सीए का आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है। वो सर्टिफिकेट्स देता है, वो एग्जामिनेशंस करवाता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, वही चीज सीए को मान के जाना पड़ता है। वैसे मैनेजमेंट के लिए, एमबीए के लिए ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। पर हाँ, एक इंस्टीट्यूशन बना था, एआईएमए, एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट, ऑल मतलब एआईएमए बोल के एक इंस्टीट्यूट बना था, जिसका आपको फुल फॉर्म, जिसमें आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एआईएमए बोल के एक इंस्टीट्यूशन था, जिसमें जो प्रोफेशनल एसोसिएशन बोलते हैं, पर फिर भी इतना कुछ एप्लीकेबल नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी प्रोफेशन है, उन लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन मान के जाना पड़ता है, जो उसका मेन बॉडी है। जैसे सीए को आईसीए का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मान के जाना पड़ेगा। पर मैनेजमेंट वालों के लिए ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हाँ, एआईएमए ने दिया था, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब जैसे एक सीए या लॉयर है, एक लॉयर को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट के जस्टिस को पहले रखूंगा। डॉक्टर को, मैं हमेशा अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट को पहले रखूंगा, फिर अपना प्रॉफिट। तो वैसे सर्विस मोटिव उन लोग का पहले ही रहना पड़ेगा। पर ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट पहले अपना फायदा देखेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का। एज ए मैनेजर आप पहले खुद का फायदा देखेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब क्या बोलोगे आप, मैनेजमेंट एक फुल प्रोफेशन नहीं है। पर आज का जमाना में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट एक फुल प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। जैसे एक सीए को, एक डॉक्टर को, एक लॉयर को इज्जत मिलती है, मैनेजर्स को भी वैसे ही इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी बहुत कष्ट किए, उसने भी बहुत पढ़ाई की है। तो मैनेजमेंट भी क्या जा रहा है, टुवर्ड्स प्रोफेशन की तरफ ही जा रहा है। लास्ट में आपको ऐसे कंक्लूड करना होगा कि यस, मैनेजमेंट इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, प्रोफेशन। एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट करता है। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ऑल एआईएमए का फुल फॉर्म ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, लेवल्स मतलब हो गए जितने भी मैनेजर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक ही साथ, वो मतलब एक ही लेवल में नहीं होते, वो अलग-अलग लेवल में होते हैं। तो इसीलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3। एक होते हैं टॉप, एक होते हैं मिडल, एक होते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब हो गया लोअर लेवल, ठीक है? या फिर इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। टॉप, मिडल, ऑपरेशनल, लोअर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी, ठीक है? अब इसमें आपको क्या पूछा जाता है, फंक्शंस एंड एग्जांपल्स। उन लोग का क्या पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल विद एग्जांपल। तो इन लोग क्या होते हैं, सीनियर, टॉप वाले क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उन लोग कौन कौन होते हैं, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारे क्या है, टॉप मैनेजर, ठीक है? इन लोग का काम क्या होता है, नंबर वन, इन लोग का, इसमें आप नंबर वन नंबर टू खुद ही कर सकते हो। नंबर वन क्या है, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना है, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेस करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेल्स करने का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने का अलग डिपार्टमेंट, फिनेंस पैसे संभालने का अलग डिपार्टमेंट। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। वो कौन करेगा, वो लाएगा हमारे टॉप मैनेजर्स भाई साहब।
ठीक है? तो टॉप मैनेजर क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव हो। दिस टॉप मैनेजर्स नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है, दिस टॉप मैनेजर आर रिस्पांसिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल कौन करेगा, ये टॉप मैनेजर्स ही करेंगे, ठीक है? तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 क्या है, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो वो क्या करते हैं, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, कि चेंज क्या-क्या आ रहा है, और जैसे चेंज आ रहा है हम ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लेकर आएँगे, ठीक है? तो दे नंबर 3 हो गया, दे एनालाइज़ द बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और लास्ट में क्या हो गया, दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। सारे गोल्स और सारे स्ट्रेटजीज कौन बनाते हैं? टॉप लेवल वाले। तो टॉप लेवल वालों का काम बहुत हार्ड है, तो इसमें से इसका 4 फंक्शन बनता है। दे इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट्स, ठीक है? और ये सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, वेल्थ एंड सर्वाइवल के लिए यही मैं रिस्पांसिबल है, और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए भी टॉप मैनेजर वाले ही रिस्पांसिबल है। फिर आते हैं मिडिल, तो एग्जांपल हो गया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिडिल लेवल हो गया, अभी हमने पढ़ा सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग मैनेजर। तो वो जो मैनेजर्स है ना हर एक डिपार्टमेंट में, उनको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है? तो इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम हो गया बीच वालों का काम। बीच वालों का काम क्या क्या होता है, देखो इसमें भी दिया हुआ है। दे इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं उसे काम में कौन लेकर आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, उन लोग को परचेज डिपार्टमेंट में एनफ इंसान है कि नहीं है, जितना चाहिए है उतना है कि नहीं है, तो उन लोग कौन, ये कौन मेक श्योर करता है, टॉप वाले। नेक्स्ट, सॉरी मिडिल वाले। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और इंसान तो है, इंसान को काम भी तो देना पड़ेगा, वो कौन देगा, इन लोग ही देंगे। फिर मोटिवेट देम, उनको मोटिवेटेड भी रखना पड़ेगा। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, और बस खुद को ही देखने से नहीं होगा, दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ही कर रहे हो, तो कोऑपरेट भी करके चलना होगा। ये हो गया किसका, मिडिल लेवल वालों का काम। अब लास्ट में क्या आता है, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल वालों का काम। इसमें क्या है, ये लोअर लेवल वाले मैनेजर में, लोअर लेवल वाले मतलब फैक्ट्री में, जैसे कोई फैक्ट्री का वो मशीन का हेड हो गया, ठीक है? कोई सुपरवाइजर हो गया, जो डायरेक्टली क्या होता है, वर्क, ये वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का वो हेड हो गया, तो वर्कफोर्स का हेड हो गया लोअर लेवल मैनेजर। तो इन लोग का काम क्या होता है, जो टॉप वाले ने बनाया, फिर से मिडिल वाले ने इंटरप्रेट किया, अब एक्चुअल काम कौन करेगा, इन लोग करेंगे सारे। तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे actually interact with the workforce, they pass on the instruction of the, और क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल लेवल वाला का इंस्ट्रक्शन वर्कर के पास लेकर जाते हैं। और उन लोग क्या मेक श्योर करते हैं, नंबर 3, कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट बना रहना चाहिए, मटेरियल्स वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड जो भी, क्योंकि उन फैक्ट्री से जुड़े हुए उन लोग, सेफ्टी स्टैंडर्ड जितने भी हैं वो मेंटेन रहना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड आउटपुट मेंटेन रहना चाहिए, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स बने रहना चाहिए, तो वो भी वो मेक श्योर करते हैं। तो सुपरवाइजरी का क्या काम है, जो भी टॉप वाले बोलेंगे मिडिल वाले बनाया, उनको वो एग्जीक्यूट करना है। फिर जो भी वो इंस्ट्रक्शन देंगे मिडिल वाले, उन्हें वो कर कर जाना है। उन्हें देखना है कि सामान सारा वेस्ट नहीं जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना रहे, सारा वर्कर लोग अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका कोई भी ग्रीवियंसेस है, वो कोई भी प्रॉब्लम है, वो जाके मिडिल को बताना, वो इनका काम है। तो ये हो गया टॉप लेवल, और टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल का एग्जांपल आप क्या दोगे, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा। और इसका एग्जांपल आप क्या दोगे, फॉरमैन, इसका ऑर्गेनाइजेशन है फॉरमैन, इसका एग्जांपल है सुपरवाइजर, ठीक है? नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट का जो है फंक्शंस, आपका जो नेक्स्ट 5 चैप्टर बनता है, चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक, वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही है। तो उस चैप्टर में हम डिटेल पढ़कर जाएंगे हर का, तो उस टाइम ही हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, पर आपको नाम तो पता होना पड़ेगा, क्या है मैनेजमेंट का फंक्शंस है, POSDC। कितने फंक्शंस है, 5 फंक्शंस है, क्या क्या, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 5 चैप्टर है जो हमें डिटेल में करके जाना है। तो आप उधर डिटेल में फीचर्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, वो सब कोई बना के अगर आपको एक्सप्लेन करने दे, उसके अंदर आप लिख कर चला जाना। इसलिए हम अभी अलग से नहीं पढ़ के जाएंगे, हम तभी डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको अगर एग्जाम में भी पूछा जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से बहुत बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू में।
ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन जो बस पास होने के लिए भी पढ़ना चाहता है, प्लीज़ ये टॉपिक आप पढ़कर जाइएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? अब आपको के भाई-बहन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होता है ना? क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करोगे तो मम्मी इधर नहीं ले जाएँगी, मम्मी ये नहीं देगी, मम्मी ये वो नहीं देगी, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी ऑर्गेनाइज़ेशन में सारे को कर कर जाना पड़ता है। जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको क्या कर कर जाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन अपने बीच में रख कर जाना ही पड़ता है। कोऑर्डिनेशन का डेफिनिशन एक आपको लिखने दिया जाएगा, तो आप डेफिनिशन क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ सिंक होकर चलना, एक साथ काम करना। जैसे मोबाइल में सिंक होता है वैसे ही सिंक होके जाना। किसको? डिफरेंट इतने सारे एक्शंस है, इतने सारे एफर्ट्स है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग यूनिट्स को, वो सारे को क्या होना है? सिंक होना है। तो synchronization of different activities of the organization is called what? Coordination. Synchronization of different activities को क्या बोला जाता है? Coordination. अब है characteristic. फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन रहने से क्या होगा? सारे ग्रुप एफर्ट्स साथ में होंगे। इंटीग्रेट मतलब क्या? साथ में लेकर जाना। कोऑर्डिनेशन होने से क्या होगा? सारा ग्रुप एफर्ट साथ में होगा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। नंबर वन। नंबर टू, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? सारे काम, इतना सारा काम हो रहा है, अलग अलग काम हो रहा है, वो काम को एक साथ यूनाइट तो करना पड़ेगा, तब जाकर एक काम निकलेगा। तो इट इंश्योर्स व्हाट? यूनिटी ऑफ एक्शन। इतने अलग अलग काम को एक साथ करना। माला में जैसे रस्सी सारे फूल को बांध कर रखता है, वैसे कोऑर्डिनेशन सारे काम को बांध कर रखता है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आना। ठीक है? binding force between different department and ensure all action is achieved at the goal for achieving the goals of the organization, goals achieve करने के लिए। again it is a continuous process, management में पढ़ा था ना continuous, ये भी वापस से repeat है। एक बार coordination करने से होगा क्या? नहीं नहीं, हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो it is what? it is a continuous process. it is what? pervasive. pervasive मतलब हर एक लेवल में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि बस स्कूल में ही करना है या घर में ही करना है, ऑर्गेनाइजेशन में भी करना है, इकोनॉमिक में भी करना है, सोशल में भी करना है, पॉलिटिकल में भी करना है, हॉस्पिटल में भी करना है, स्कूल में भी करना है। सारे जगह में हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं बस टॉप वाला ही कोऑर्डिनेशन करेगा, मिडिल वाले अगर नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? लोअर वाले नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? ईच एंड एवरी लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना लिखने से चलेगा। इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स क्यों है? इतना इजी होता सबको कोऑर्डिनेट करना तो आज तक किसी के बीच में झगड़ा ही नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन लाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया? इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ये क्या है? एक डेलिबरेट फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है? ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? विदाउट कोऑर्डिनेशन नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बिना कोऑर्डिनेशन के चलता है क्या यार? नहीं ना। अब कोऑर्डिनेशन में भी अगर आपको कोई डिफाइन करने दे तो आपको किसी का एक ऑथर का डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा। वो भी आपको जो इजी लगता है आप कर जा सकते हो। ठीक है? इजी है, आपको डेफिनेशन तो याद है ना। आप अगर डिफाइन में भी किसी का नाम तो लिख देना, उसके बाद आप डेफिनेशन अपना खुद का दे देना। इतना अगर नहीं पढ़ा जाए पर नाम तो याद रख लेना कि हाँ ये नाम है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी बहुत बार पूछा गया और 6 मार्क्स के लिए भी पूछा गया, पर आपका बुक में देखिए 3 ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो 3 ही इम्पोर्टेंस देने से तो नहीं चलेगा, आपको उससे ज़्यादा चाहिएगा। जैसे इसमें तो ग्रोथ इनसाइट्स, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ये 3 इम्पोर्टेंस से दिया गया। तो अब आपको 6 मार्क्स के लिए आप कैसे लिखोगे? आपको 6 पॉइंट्स लिखना होगा, तो 6 मार्क्स के लिए हम कैसे लिखेंगे वो भी हम इसमें देखते हैं। ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब क्या होता है कि जैसे-जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, वैसे-वैसे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत भी बढ़ते जाता है। As the size of the organization grow, the number of people grows, the number of branches grow, uh, the number of suppliers grow, number of executives grow. So to manage all this increasing number, necessary coordination is very much necessary. ठीक है? Because there are different individuals there which have who have different background, who have different approaches, who have different relationship. So it is necessary for the organization to manage those individual as well as to manage the organization. ठीक है? तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, ग्रोथ इन साइज होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन का भी बढ़ना हो जाता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिवाइडेड है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वांट्स टू रिमेन अहेड ऑफ अदर। एक दूसरे से हमेशा आगे रहना चाहता है।
for remaining, for being ahead, they, instead of coordinating with each other, they engage in conflict with each other. उन लोग क्या करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं. पर it is necessary for them to organ to what recognize that coordination is the main element which will help them in binding the work, which will help them in keeping them ahead, and which will help them in अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब फंक्शंस में, क्योंकि परचेस का अलग काम है, सेल्स का अलग काम है, इसका अलग काम है, तो सब अपने अपने डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होने की वजह से सब बस अपना ही काम को फोकस करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें साथ मिलकर चलना होगा. जैसे सेल्स वाले ने बोला मुझे 10% सेल्स इंक्रीज करना है, परचेस वाले ने बोला मैं तो खरीदूंगा ही 5%, तुम कैसे 10% सेल्स इंक्रीज करोगे. तो तब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट. और कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं होगा. इसलिए क्या चाहिए उन लोगों के बीच में, कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को हायर किया जाता है, जैसे इंजीनियर्स को किया जाता है, सीए को किया जाता है, जो वो सब काम में एक्सपर्ट्स होते हैं. वो एक्सपर्ट्स लोग क्या सोचते हैं कि हाँ एक्सपर्ट है, हम क्यों इसकी राय ले, हमें अगर कुछ भी पूछना है हम इससे क्यों पूछे, हम तो खुद एक्सपर्ट बैठे हैं. तो उसमें क्या आ जाता है, गड़बड़ी आ जाता है. ऐसा गड़बड़ी नहीं आना चाहिए. उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सबके बीच में क्या होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होगा. ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइज लोग पीपल के आगे क्या नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उन लोग के बीच में हमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. इसीलिए कोऑर्डिनेशन स्पेशल है. अभी 3 पॉइंट्स तो कर लिया, अब 3 पॉइंट्स हम कहाँ से करेंगे. 3 पॉइंट्स आप टीचर से बनाकर लिख दो. कैसे, क्या था, ग्रुप गोल्स था. तो यस, कोऑर्डिनेशन इज हेल्पफुल इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. अगेन, और हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन helps in bringing unity of action, helps लगा दो, helps in bringing what, unity of action. हो गया. next, coordination helps in managing the responsible, responsible points पढ़ी. ये सब चीजें आई जिसमें आपने पॉइंट्स कम पढ़ने, तो ऐसे आप ठीक है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हाँ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल का, टॉप वाले को भी पड़ते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के साथ, मिडिल वालों को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, और लोअर वालों के भी हर पूरा वर्कफोर्स के साथ. तो इट इज द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई, ये आपको पूछा जाता है. yes, it is the essence of management because it is needed in all level, top, middle, lower, and it is needed in all functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. In planning it is needed to maintain, to achieve coordination between each and every plan drawn by the top management. Organizing it is needed to execute the plan. Staffing need so staff लोग proper function कर पाए. तो इस तरीके से आपको ये भी लिख के चलना. तो एसेंस में 2 पॉइंट है. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैन लोअर, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी, इट इज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो thus we come to an end of first chapter. आपको कोई भी डाउट्स हो आप पूछिए. तो हम अब क्या करते हैं, इसका पीवाईक्यू भी साथ साथ देख लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. नंबर 1 क्या पूछा, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन. कौन सा फंक्शन को सबका बेस कहा जाता है. ये तो चलो प्लानिंग चैप्टर से है 2012 का. इसमें क्या, ये क्या है, प्लानिंग. ठीक है, और ये प्लानिंग चैप्टर से ही है. विच फंक्शन इंश्योर दैट एक्टिविटीज परफॉर्म एज पर प्लान्ड एक्टिविटीज, ये होता है कंट्रोलिंग. ये हम चैप्टर वाइज जब कवर करेंगे, चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें भी आ गया और उसमें भी आ गया. ठीक है. नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट फॉर 1 मार्क. तो इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना. राइट वन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. 14 में भी आया है, 20 में भी आया है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या होगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, आपने पढ़ा ही है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल. ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख देना टू सर्वाइव या फिर टू अर्न प्रॉफिट. हो गया एक ऑब्जेक्टिव. एट विच लेवल बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम, पॉलिसीज बनाना, प्लान्स सारे बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, फॉर्मुलेट करना, सब किसका हेडेक है, एक ही जन का हेडेक है, टॉप वालों का. बनाने का सारा हेडेक है टॉप वालों का, उसे एग्जीक्यूट करना है मिडिल वालों को, और उसे एक्चुअल काम पर लेकर आना है. काम काम कौन करेगा उसके ऊपर, एक्चुअल लोअर वाला. तो एट बिजनेस पॉलिसी कहाँ बनाया जाता है, फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हु डिफाइन मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसे डिफाइन कौन किया, देखो ये भी किसी का डेफिनेशन ही है. तो आपका ये क्या होगा, मैरी पार्कर फॉलेट. इसका आंसर क्या होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैरी पार्कर फॉलेट. ठीक है, 2015 में आपको पूछा गया था. और आप मैरी पार्कर फॉलेट का भी डेफिनेशन देके लिख सकते हो, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स.
व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, अभी हमने पढ़ा था परवेसिव मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट आता है नेम द एसोसिएशन दैट हैज डिवाइडेड कोड ऑफ कंडक्ट, कौन बनाते हैं इंडियन मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। हाउ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्यों होता है इंटेंजिबल, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर व्हाट स्पेशलाइज नॉलेज एंड डिग्री, जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए, डॉक्टर को स्पेशल नॉलेज चाहिए और क्या चाहिए, डिग्री भी चाहिए साथ साथ। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर किस में आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CFO, COO, CEO, सब किस में आते हैं, टॉप में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी किस में आएगा, टॉप में, क्योंकि मिडिल में तो सारे मैनेजर ब्रांचेस के हेड आते हैं। मिस्टर हजारिका Mr. Hazarika has retired as the managing director of a manufacturing company. तो at what level he was working, 2012 में पूछा गया था, कौन सा लेवल है, टॉप। राइट टू बेसिक फंक्शन ऑफ दैट लेवल, उस फंक्शन, उस लेवल का फंक्शन क्या क्या आपने पढ़ा है, टॉप लेवल वाला को क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज बनाना पड़ता है, स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए सोचना है, वेलफेयर के लिए रोज सोचना है, सब कुछ अरेंज करना है, इतने सारे फंक्शंस थे। मैनेजमेंट इज कंसीडर, वाओ, ये देखो ये कब कब आया, 12 में भी आया, 14 में भी आया, 19 में भी आया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट है या साइंस है या दोनों है, यस ये आर्ट है। आर्ट का डेफिनेशन कितने मार्क्स के लिए पूछे, 4-5 मार्क के लिए पूछे, तो आपको छोटा छोटा लिखना है। 8 मार्क के लिए, हाँ ये आर्ट है, आर्ट का डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस आर्ट, वो 3 फीचर है। इट इज 100% एप्लीकेबल, 100% एप्लीकेबल, ये लाइन जरूर ऐड कीजिएगा, 10 मैनेजमेंट इज एन आर्ट। फिर साइंस, साइंस का डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट, यस। फिर ऐसे आपको लिखना है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 मार्क और 3 मार्क के लिए, और पहले भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है 1 मार्क के लिए, तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्या है ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गोलगप्पे इतने मस्ती की पूरी चट कर दिए, ये वाला ट्रिक था। और पाव, पाव मतलब पीपल, ऑपरेशन एंड वर्क। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाउंड इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज, लेवल में आप वो ट्रायंगल बना दीजिएगा, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, और फिर सबका फंक्शंस आप पढ़कर गए हो, एक दो एक दो एक दो सबका लिख दीजिएगा। स्टेट फाइव लीडिंग फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का 5 फंक्शन, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का पॉलिसीज प्लान वो करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स है कि नहीं है उनको मोटिवेट करना, उनको काम अलॉट करना, सबके साथ कोऑपरेट करके चलना। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर एसेंस, एसेंस क्यों होता है, ये 5 मार्क्स के लिए 17 में भी आया गया, 20 में भी आया गया, क्यों होता है एसेंस, ये भी आपने पढ़ा है, क्या होता है, हर एक लेवल में चाहिए, हर एक उसमें चाहिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, 8 मार्क्स के लिए आया है। तो आप हर एक चैप्टर में उसका फीचर्स, इंपॉर्टेंस सब पढ़ोगे, तो आप प्लानिंग में उतना थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, वैसे ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ोगे उसमें लिख दीजिएगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज है उसको क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंज किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेवल। लेवल का और एक नाम होता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, लोअर वालों का काम है एग्जीक्यूट करना और देखना, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वेस्ट मटेरियल, ये सारे उसके क्या थे, फंक्शन। वापस आया डिफाइन मैनेजमेंट, तो किसी ऑथर का, मैरी पार्कर पॉलेट का भी आप दे सकते हो। डिफाइन कोऑर्डिनेशन, वापस से किसी ऑथर का, किसी जिसमें हमने उसमें पढ़ा था शायद फारलैंड, फारलैंड बोला नहीं था पर फारलैंड भी एक लिखा होता है, तो फारलैंड और कोऑर्डिनेशन इज एक्टिविटी दैट सिंक्रोनाइजेस द वो। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखो से 6 मार्क के लिए आया 2019 में, तो 3 तो हमने पढ़ा था, ग्रोथ इन साइज, फिर स्पेशलाइजेशन और वो, और 3 आप खुद से ऐड करिएगा, वो भी हमने पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ वापस से टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसमें यस इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर उसमें आप लिख दीजिएगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, आप खुद से आपको इंक्लूड करना होगा। 5 रीजंस टू सपोर्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं है, या मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। 16 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फुल फ्लेज प्रोफेशन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कोई फीचर है जो सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कभी भी प्रॉपर कोई अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर कोई वो नहीं है। और हाँ ये प्रोफेशन है क्योंकि अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए जाते ही है। सर्विस मोटिव आजकल मैनेजर्स का भी हो गया कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करे, तो आप वही फीचर्स को सपोर्ट में थोड़ा लिख दीजिएगा, तो आपको 5 रीजंस आ जाएगा टू सपोर्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और नॉट कंसीडर्ड में आप नॉट लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, और इतने फीचर्स नहीं है कि सपोर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आपको जो फीचर्स है उसी को लिखना पड़ेगा, इन रिसेंट टाइम्स ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या आता है, ये सब है PYQs ऑफ मैनेजमेंट। तो होप आप, अब हम ये वाला
सेशन यहीं खत्म करते हैं, हम बाकी चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ पढ़ के गया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस ट्राई करेंगे कि छोटा है, 4 वीडियोस में तो कवर नहीं होगा, पर हम नेक्स्ट वीडियोस ट्राई करेंगे कि छोटा-छोटा है ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। आप 2x में ये वीडियो देखिए, मैंने तो फास्ट कहा ही है, 1.5x में देखिए ताकि आपका जल्दी-जल्दी रिवाइज़ हो।